हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 7 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, दिशा बदलती जाती है। जब आप प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो पढ़ते हैं तो हर एक चक्र में इसकी दिशा बदलती है। तो इसमें अर्धचक्र की बात की जा रही है, मतलब यहां से यहां तक। अब बच्चों, एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है वो 0 से t आवर्तकाल t कहलाता है। एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। लेकिन आधे चक्र की बात करें तो इसका t हाफ हो जाएगा। और 0 से t हाफ में कितना आपका यहाँ पर बच्चों प्रत्यावर्ती धारा बहता है उसका औसत मान निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है बच्चों? आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जब धारा बहती है, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा बह रहा है, इसका मतलब आवेश बहता है। बच्चों, हम अल्प समय में कितना आवेश बहता है उसका मान निकालेंगे, फिर समाकलन कर देंगे तो हम एरिया 0 से t/2 समय तक के लिए हम पूरा का पूरा आवेश का मान निकालकर औसत निकालेंगे। औसत का मतलब तो आप सबको पता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब एक निश्चित समय में कितनी आवेश बह रही है और कितना समय लगा, इनका जब अनुपात निकालते हैं तो आपका बच्चों औसत निकल कर आ जाएगा धारा का मान। ठीक है, फिर से समझिएगा क्या बोला है। अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अर्धचक्र मतलब यहां से यहां तक, इतने में समय कितना लगता है बच्चों? t/2। अब इसमें कितना धारा बह रहा है यहां तक, तो ये धारा का मान किस पर डिपेंड करता है? आवेश पर। तो 0 से t/2 समय तक कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कुल कितने समय अंतराल में प्रवाहित हुआ, इनका अनुपात ही अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाएगा। तो बच्चों, हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए किसी छोटे से एरिया का मान पता है, कहीं भी किसी का भी वैल्यू छोटा मान पता है, उसे बड़ा मान निकालना है ना, तो उसका हम समाकलन कर देते हैं। ऐसे ही हम पहले बात करेंगे कि अल्प समय में मान लीजिए प्रवाहित आवेश dq है। तो पहले हमको अल्प समय की बात करनी है बच्चों कि अल्प समय, मान लीजिए अल्प समय dt है, इसमें प्रवाहित आवेश कितना हो गया? dq हो गया। मान के चलता हूं कि अल्प समय में आपका जैसे हमने समय dt लिया और अल्प समय में कितना आवेश बह रहा है? dq। तो आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय। आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय, समझिएगा। पहले हम अल्प समय की बात कर रहे हैं बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, एक निश्चित समय में। हमने कहा अर्धचक्र, अर्धचक्र का मतलब होता है यहां से यहां तक। देखिए, पूर्ण चक्र पूरा का पूरा 0 से t समय, क्योंकि एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगता है उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो अर्धचक्र में समय हो जाएगा t/2। यानी 0 से t/2 तक के लिए हमको आवेश का मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को अल्प आवेश निकालना है और अल्प के बाद हमको क्या करना है? समाकलन निकालना है। तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिए कि अल्प समय dt के लिए परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को नियत माना जाता है। अतः dt समय में परिपथ में बहने वाली आवेश, आवेश का फार्मूला होता है बच्चों धारा गुणे समय। बाकी बच्चों धारा का जो मान है I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। I0 sin ओमेगा t, I0 क्या है सर? I0 क्या है? I0 धारा का शिखर मान है। तो यहां पर बच्चों I की जगह I0 sin ओमेगा t कर सकते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों? अब आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है कि अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो यहां पर देखिए अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। औसत मान कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल कितना आवेश बह रहा है, यानी 0 से t/2 तक, यानी समय बच्चों तक बहने वाला आवेश, यानी t हाफ, यानी आवर्तकाल होता है t हाफ मतलब आधा चक्र के लिए, बटा कुल समय अंतराल। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है? देखिएगा, अब मैंने आपको कहा है एवरेज, औसत। अर्धचक्र के लिए बात की जा रही है बच्चों, अर्धचक्र के लिए 0 से t/2 तक। तो अल्प आवेश की बात किया मैंने I dt, क्या किया बच्चों? I इंटू dt। लेकिन मुझे क्या करना है? 0 से t/2 तक के लिए निकालना है, तो मुझे
समाकलन कर देना है लिमिट लगा के t/2 तक, 0 से t/2 तक। और बच्चों डिवाइड बाय कुल समय अंतराल भी t/2 हो गया। क्या हो गया बच्चों? t/2 हो गया। अब देखिएगा यहां पे ये जब भी हर का हर होता है तो ऊपर चला जाता है, बराबर में 2 बटा हम t कर देंगे, 2 बटा t कर देंगे बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा? 0 से t/2 और i का मान कितना बच्चों? I0 sin ओमेगा t, और फिर आपका dt है तो dt कर दो। अब यहां पर समझिएगा ये जो I0 है वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो 2I0 हो जाएगा बटा आपका t हो जाएगा। समाकलन का जो लिमिट है यानी 0 से t/2 तक समय है, और साइन ओमेगा t और dt। बच्चों साइन t का जो समाकलन होता है माइनस कॉस t होता है। देखिएगा समझिएगा, साइन t का जो समाकलन होता है माइनस कॉस t होता है। देखिए तो यहां पे हो जाएगा आपका, ये आपका 2I0 हाई है ऑलरेडी, और बच्चों t है तो t कर दो। इसका समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा t हो जाएगा। और बच्चों कांस्टेंट है, हम तो समाकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट समाकलन में कांस्टेंट जो है नीचे जाता है। बाकी 0 से t/2 वो तो आपका लिमिट है, उसको हम लगा के ही चलेंगे। यहां तक क्लियर है? फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आएगा बच्चों, तो 2I0 अपान ओमेगा t या t ओमेगा, बाकी आपका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t। बच्चों कहां से? 0 से t/2 तक। अब t का मान रख दो, t का मान क्या होता है? t का मान होता है, चूंकि t बराबर होता है 2π अपान ओमेगा। t बराबर क्या होता है बच्चों? 2π अपान ओमेगा। ठीक है, पहले लिमिट रखेंगे फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 2I0 अपान t ओमेगा। लिमिट कैसे रखा जाता है? पहले अपर लिमिट रखते हैं cos ओमेगा t की जगह t/2, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा रखेंगे बच्चों, 0 रखेंगे तो माइनस cos ओमेगा इंटू 0। ये लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगा, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, 2I0 अपान t ओमेगा, और ये cos 0 होगा बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, माइनस cos ओमेगा t/2, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा आगे वैल्यू पुट करते हैं, t के जगह 2π अपान ओमेगा रखते हैं, ठीक है, या ओमेगा के जगह या करके आप ओमेगा के जगह क्या करेंगे बच्चों? 2π अपान t। कुछ भी करेंगे आएगा वही चीज। जैसे मैं t के जगह रखता हूं, देखिएगा 2I0 है, t के जगह 2π अपान ओमेगा रखूंगा, और ओमेगा हाई है। फिर बच्चों cos है यहाँ पे, तो माइनस cos ओमेगा रहने दीजिए, t की जगह 2π अपान ओमेगा रखूंगा, 2 है ऑलरेडी। फिर बच्चों प्लस का 1 है तो प्लस का 1 करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो 2I0 अपान 2π। ठीक है यार, 2π सही है, 2π सही है। ठीक, यहां पे आपका आ गया cos पाई प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो I0 अपान पाई। cos पाई का मान -1 होता है, cos 180 का मान -1 प्लस 1, बच्चों माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो 2I0 अपान पाई। ये आंसर आ गया। अर्धचक्र में धारा का औसत मान आ गया। प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कब? एक अर्धचक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान इतना होता है। अब जैसे कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो कांटेक्ट नंबर ये है बच्चों 9685 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है, जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकता है और प्रॉपर रूप से आपको नोट्स मिलेगा। ओके बच्चों, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और किसी भी बोर्ड से बच्चों सबके लिए हेल्पफुल है वीडियो, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही नॉलेजेबल है। लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन हाँ भाई साहब थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।